WWE के 7 ऐसे फेमस सुपरस्टार्स जो कि अनफॉर्चुनेटली 40 साल की उम्र से पहले ही गुजर गए थे। कौन है ये और क्या था इनकी डेथ के पीछे का रीजन जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप इसे एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज की एक और लिस्ट की वीडियो में। और ये वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे WWE सुपरस्टार्स की जो काफ़ी फेमस हो गए थे, जिनका करियर बहुत लंबा और अच्छा जा सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ रीजंस ऐसे आए जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई और उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो जो लाइक का गोल है वो होगा 2000 का। फटाफट से आप इस वीडियो पर लाइक कर दे गाइज। नंबर 7 से हम स्टार्ट करते हैं और नाम आता है यहाँ पे सबसे पहले उमागा का। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग हैं जो कि उमागा के समय पे WWE देखा करते थे गाइज, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो ये वाइल्ड समोन्स टैग टीम यानी कि आफा और सीका के नेफ्यूज थे और रिकीशी के भाई थे गाइज। और जब WWE में सबसे पहली बार आए साल 2002 में तो ये 3 मिनट वार्निंग नाम की टीम का पार्ट थे, लेकिन इनकी किसी के साथ बार में लड़ाई हो गई थी रियल लाइफ में, जिसकी वजह से WWE ने इनको रिलीज कर दिया था और उसके बाद ये जापान चले गए थे। लेकिन कुछ ही समय बाद ये वापस आ गए थे WWE में, जहां पे इनको एक काफी बढ़िया समोअन सैवेज गिमिक मिला और इसी गिमिक के अंदर इनकी एक्चुअल पॉपुलैरिटी होनी स्टार्ट हुई थी गाइस, क्योंकि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीते थे, काफी फेमस हो गए थे और जॉन सीना, जेफ हार्डी जैसे कमाल के सुपरस्टार्स के साथ इनको फ्यूड करने का मौका मिल रहा था। तो ये वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव हील्स थे गाइस और इनका सक्सेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक बार फिर से WWE ने इनको फायर कर दिया था क्योंकि उनके एक ड्रग टेस्ट के अंदर उमागा फेल हो गए थे और उन्होंने मना कर दिया था कि वो किसी भी रिहैब प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं करेंगे। और शायद उनकी ड्रग्स लेने की आदत काफी बढ़ गई थी क्योंकि रिलीज होने के लगभग 7 महीने बाद उनको मरा हुआ पाया गया था और उनकी डेथ का जो रीजन था वो ड्रग ओवरडोज दिया गया था। तो अनफॉर्चुनेटली उनका करियर बहुत ज्यादा अच्छा जा रहा था, लेकिन केवल 36 की एज में जो है वो उमागा इस दुनिया से चले गए थे। नंबर 6 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे नाम आता है टेस्ट का, जिन्होंने अपना WWE करियर एज अ बॉडीगार्ड स्टार्ट करा था, लेकिन इनको पॉपुलैरिटी मिलनी शुरू हुई जब ये द रॉक के टैग टीम पार्टनर बन गए और उसके बाद इनको मौका मिला मेन इवेंट सीन में आने का और अपने करियर के मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट के लिए एक बड़े स्टार थे गाइस। शेन मैकमैन, ट्रिपल एच जैसे लोगों के साथ इनकी फ्यूड चल रही थी। ये सिंगल्स टाइटल भी जीते हैं और टैग टीम डिवीजन में भी काफी अच्छा इन्होंने परफॉर्म करा और 3 साल तक ये काफी हाई मोमेंटम पर थे, लेकिन उसके बाद 2002 तक इनका करियर नीचे गिरना स्टार्ट हो गया और उसके बाद कभी ये उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाए जितने एक समय पे पॉपुलर थे। और WWE को 2007 में छोड़ने के बाद 1 साल के लिए TNA में गए थे और उसके बाद अचानक से इन्होंने अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस कर दिया और मार्च ऑफ 2009 में पाया गया था गाइस कि ये इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, ज्यादा ये फीचर नहीं हो रहे थे कहीं पे और इनको पाया गया था डेड एट हिज होम। और यहाँ पे गाइस इसका भी रिजल्ट माना जा रहा था ड्रग ओवरडोज और जो एग्जैक्ट ड्रग था वो था ऑक्सीकोडोन और इस समय पे टेस्ट की एज थी 33। तो उनका करियर काफी अच्छा रहा था, रेसलिंग से वो रिटायर हो चुके थे, लेकिन ऑब्वियसली वो किसी गलत बात पर भी चले गए थे। नंबर 5 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे नाम आता है योकोजुना का और जबकि इनको बहुत टाइम लगा था WWE में आने के लिए, लेकिन जब ये आए वहां पर तो ये एक ऑटोमेटिक स्टार बन गए थे क्योंकि इनकी एबिलिटी जैसा पूरी कंपनी में कोई था नहीं कि इतना बड़ा साइज का जो इंसान है वो इतना एजिलिटी भी रख सकता है, किसी ने कभी सोचा नहीं था। और ये वन ऑफ द बेस्ट हील्स थे एक टाइम पे WWE के और ये बहुत सक्सेसफुल थे। ये 2 टाइम टैग टीम चैंपियन है, 2 टाइम WWE चैंपियन है, लेकिन इवेंचुअली गाइस जो इनका साइज था वो इनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका था क्योंकि WWE इनको बार बार कह रही थी कि भाई तुम्हें वेट लॉस करना पड़ेगा अगर इस कंपनी में रहना है, और वो चीज़ योकोजुना अचीव करने में सक्सेसफुल नहीं रह पाए थे और इसी की वजह से उनको इस कंपनी से फायर कर दिया गया था। और इनका जो टूर चल रहा था इंग्लैंड में इन अक्टूबर 2000, यहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी गाइस ड्यू टू पल्मोनरी एडिमा। ये एक ऐसी बीमारी है जब आपके लंग्स के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं जिसकी वजह से आप ब्रीथ नहीं कर पाते और इसी की वजह से योकोजुना भी सैडली पास अवे हो गए थे और इस समय पे इनकी एज थी 34 इयर्स ओल्ड। नंबर 4 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है ब्रायन पिलमैन का, एक ऐसा रेसलर जिसके लिए मेरी तो बहुत रिस्पेक्ट बढ़ गई थी क्योंकि अभी मैं मंडे नाइट वॉर्स देख रहा हूँ और पहले की जब रेसलिंग आप देखेंगे तो ब्रायन पिलमैन गाइस एक कमाल के रेसलर थे और WWE कभी भी उनको उस तरीके से याद नहीं करती जिस तरीके से बाकी कुछ रेसलर्स को वो याद करते हैं। तो ये एक छोटी सी बात है जो कि लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन अपने टाइम में वो एक बहुत पॉपुलर इंसान थे। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन जैसे सुपरस्टार्स के साथ उन्होंने कमाल की फ्यूड दी थी, हार्ट फाउंडेशन को भी उन्होंने ज्वाइन करा था और गाइस बैड ब्लड पेपर व्यू के अंदर वो गोल्ड डस्ट के अगेंस्ट लड़ने के लिए रेडी थे, लेकिन शो की रात उसी समय उनको अपने होटल रूम में डेड पाया गया था ड्यू टू हार्ट अटैक। और ये एक बहुत बड़ा सीन हुआ था उस समय WWE में क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था ऐसा होगा। केवल 35 इयर्स के थे ब्रायन पिलमैन
और ये एक ऐसी डेथ थी जो कि उस समय रेसलिंग इंडस्ट्री झेलने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। नंबर 3 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे नाम आता है लैंस केड का, और ये रेसलर थे शॉन माइकल्स के स्टूडेंट, और इन्होंने मल्टीपल टाइम टैग टीम टाइटल्स जीते अपने पार्टनर ट्रेवर मर्डॉक के साथ। लेकिन एक पॉइंट के बाद इन्होंने अपने पार्टनर के ऊपर ही हिल टर्न करके क्रिस जेरिको को ज्वाइन कर लिया था, जो कि उस समय शॉन माइकल्स के साथ फ्यूड कर रहे थे। और अचानक ही साल 2008 के अक्टूबर महीने में केड को इस कंपनी से रिलीज कर दिया गया था, और उसका एग्जैक्ट रीजन आज तक हमें जानने को मिला नहीं है गाइस। तो जब ये रिलीज हुए उसके बाद ये लोग जापान गए, और ट्रेवर मर्डॉक के साथ इन्होंने अपनी जो है वो कंटिन्यू रखी टैग टीम डिवीजन। और ड्रग प्रॉब्लम्स इनको हमेशा से ही थी, कहीं पर भी चले जाते थे वहां पे इनको ड्रग्स के साथ इश्यूज आते थे गाइस, और अल्टीमेटली इसी आदत ने इनकी खुद की जान ले ली, क्योंकि अप्रैल 2010 में कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स की वजह से इनको एक हार्ट अटैक आ गया, और उस समय पे केवल 29 ईयर्स ओल्ड के थे। तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि लैंस किड उस समय पे एक ऐसा डिसीजन लेंगे, क्योंकि एक बहुत यंग एज होती है 29, और उस समय जब उन्होंने ये किया शायद इस वजह से क्योंकि वो WWE से फायर हो गए थे, लेकिन वी नेवर नो द रीजन बिहाइंड दिस। अगले नाम के हम बात करते हैं जो कि लिस्ट में आता है नंबर 2 पे गाइस। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल डेथ्स ऑफ WWE हिस्ट्री, एंड दिस इज ओवेन हार्ट, जो कि 35 ईयर्स की एज में जो है वो मर चुके थे। अब ओवेन हार्ट एक समय पे ऐसे रेसलर थे जिनसे ऊपर कोई भी पूरी कंपनी में बिलोंग नहीं करता था। ये एक बहुत बड़ी फैमिली से आते हैं, ऑब्वियसली हार्ट फैमिली से, जहाँ पे ब्रेट हार्ट थे, जिम नाइट हार्ट थे, और कई सारे और सुपरस्टार्स हैं जो कि बहुत फेमस थे रेसलिंग बिजनेस में, और हमेशा से इनकी फैमिली को बहुत जाना जाता था। लेकिन ओवेन हार्ट का अपना एक यूनिक स्टाइल था, क्योंकि बहुत फास्ट पेस्ड रेसलिंग ये कर सकते थे और उसको एग्जीक्यूट करते थे बिल्कुल 100% करेक्टली। तो गाइस एक्चुअली में जो ओवेन हार्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ी थी वो थी 1994 की समर में, जब ये अपने खुद के भाई ब्रेट हार्ट के साथ काम कर रहे थे। एक बहुत कमाल की इन दोनों के बीच की फ्यूड हमें देखने को मिली थी, और उसके बाद ये कई बार टैग टीम टाइटल्स भी जीते अलग अलग सुपरस्टार्स के साथ, जैसे कि योकोजुना, डेवी बॉय स्मिथ और जेफ जैरेट। और ये 2 बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी बने हुए थे, और तीसरी बार जीतने की कोशिश कर रहे थे अगेंस्ट गॉडफादर एट WWE ओवर द एज 1999 पेपर व्यू। लेकिन अपनी एंट्रेंस करते समय ये ऊपर से आ रहे थे, एक हाइट से नीचे उतर रहे थे, और वहां से गाइस ये नीचे गिर गए और इनका सर सीधा जाके लगा एक टर्न बकल के ऊपर, और उसकी वजह से इनके ब्रेन के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हुई और इनकी वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। तो ये 35 ईयर्स के थे केवल, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट इसलिए था क्योंकि WWE की दुनिया में उस समय पे बहुत पॉपुलर भी थे, और लोग इनके साथ इतना ज़्यादा रिलेट कर रहे थे, उनको अच्छा बढ़ते हुए आगे देखना चाहते थे। लेकिन जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और फाइनली गाइज नंबर 1 पे आते हैं एडी गरेरो, जिनकी डेथ के बारे में अभी भी लोग सुनते हैं तो उनको बिल्कुल ऐसा लगता है कि भाई ये क्या हो गया। तो गाइज एडी गरेरो 4th सन थे अपने फादर के, जिनका नाम था गोरी गरेरो, और एडी का हमेशा से यही थॉट रहता था कि मुझे अपनी फैमिली से अलग होकर अपने लिए एक नाम कमाना है। तो ये मैक्सिको, जापान, अलग अलग जगह लड़ते रहते थे, और जैसा कि आपने मंडे नाइट वॉर्स की डॉक्यूमेंट्री में भी देखा, ये पहले ECW में गए थे और वहां से WCW ने इनको देखा और अपनी क्रूजर वेट डिवीजन के अंदर इनको ऐड करा, और इवेंचुअली क्योंकि WCW फेल हो गई थी तो ये WWE के अंदर गए थे। और हम सब ये बात जानते हैं कि कितने ज्यादा पॉपुलर थे एडी गरेरो इन WWE, ऑलमोस्ट सारे टाइटल्स ये जीते थे इंक्लूडिंग द WWF चैंपियनशिप। और 2005 एक ऐसा साल था जब एडी गरेरो से ऊपर कोई था नहीं, मतलब लोग इतना ज्यादा इनको पसंद करते थे कि मैं आपको क्या ही बताऊं गाइस। और नवंबर 2005 में जब एक्चुअली में WWF चैंपियनशिप के तब भी कंटेंडर थे, इनको एक हार्ट अटैक आ गया था जो कि रीजन बना इनकी डेथ का। और उस समय पे कोई भी बंदा ये चीज विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि चावो गरेरो को सबसे पहले पता लगा था कि एडी इज नो मोर। और जब ये बात WWE के अंदर आई तो विंस मैकमैन को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। लेकिन एट द एंड जब सब कुछ वापस सेटल होना थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ तो WWE ने एडी गरेरो को एक ट्रिब्यूट शो भी दिया था मंडे नाइट रॉ के ऊपर, जो एक ऐसा एपिसोड है रॉ का जो कि आज भी हम उसकी फोटोज देखते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं सारे लोग। तो ये डेफिनेटली गाइस कुछ ऐसी ट्रैजिक डेथ्स रही है रेसलिंग की हिस्ट्री में। लेकिन एक बात ऐसे पता लगती है कि लाइफ इज सो इंपॉर्टेंट, लाइफ इज सो क्रूशल, और हमें अपनी लाइफ का हर एक मोमेंट बिल्कुल कमाल तरीके से जीना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता गाइस कि कल क्या होने वाला है, और उसका फालतू स्ट्रेस लेने की मदद से वो चीज़ बदल नहीं सकती जो आगे होने वाली है। तो ये कुछ ट्रैजिक डेथ्स थी जो कि आज भी WWE फैंस इसके बारे में सोचते हैं तो बहुत बुरा लगता है गाइस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।